मैंने जहरीले ब्लू रिंग ऑक्टोपस से भरा ट्रक जानबूझकर पलटवा दिया और लूटने के लिए दौड़कर आए ग्रामीणों को देखकर मुझे पता चल गया कि मेरा प्लान सफल हो चुका है, क्योंकि ठीक 10 साल पहले मेरे पिता एक भारी मालवाहक ट्रक चला रहे थे। तभी सड़क पर बिखरी हुई कीलों की वजह से उनके ट्रक के टायर पंचर हो गए, जिससे ट्रक पलट गया और मेरे पिता की मौत हो गई। ट्रक में लदे सारे मेमनों को आसपास के ग्रामीणों ने लूट लिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आसपास के ग्रामीणों ने जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाई थी ताकि ट्रक पलट जाए और वे मौके का फायदा उठाकर उसमें लदे मोटे ताजे भेड़ों को लूट सकें। मेरी माँ उन्हें अदालत में ले जाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीण जानबूझकर हंगामा करते और बिल्कुल भी रीजन की बात नहीं मानते थे। पुलिस भी बेबस थी, इसलिए आखिरकार मामला ऐसे ही दब गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और समय पलक झपकते ही निकल गया। अब मैं एक भारी मालवाहक ट्रक चला रहा था और एक बार फिर उसी पुराने गांव से गुजर रहा था, लेकिन इस बार मेरे ट्रक में देखने में तो साधारण ऑक्टोपस लदे हुए थे, मगर असल में वे बेहद जहरीले ब्लू रिंग ऑक्टोपस थे। मैंने जानबूझकर ट्रक को गांव से कुछ किलोमीटर दूर रोकर आराम करने का बहाना किया। अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी उत्साहित होकर मेरे पास आया। युवा, तुम ये पूरा ट्रक लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ? राजधानी के एक बड़े होटल में ऑक्टोपस साशिमी पहुंचाने जा रहा हूँ। बूढ़ा वेन शेंग ये सुनते ही मुस्कुराने लगा। इस बूढ़े आदमी को मैंने 10 साल पहले अपने पिता की लाश लेने के समय देखा था। उस वक्त अगर इस बूढ़े ने रास्ते में मुझे रोकर जानबूझकर मेरे पिता को गांव के अंदर जाने के लिए न उकसाया होता तो शायद मेरे पिता के साथ वह हादसा कभी नहीं होता। वह बिना पलक झपकाए मेरे ट्रक में भरे ऑक्टोपस को देखने लगा और उसका चेहरा लगातार और ज्यादा एक्साइटेड होता गया। आगे हाईवे बंद है, मैं तुम्हें नेशनल हाईवे से एक बहुत छोटा रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरा घर भी आगे ही है, तुम मुझे रास्ते में थोड़ा आगे छोड़ देना। फिर से एक और बेवकूफ खुद चलकर उनके जाल में फंसने आ गया था। ये पूरा तरीका उसे अच्छी तरह आता था। पिछले 20 सालों से वह इसी तरह के इंसानियत से गिर चुके काम करता आया था और उसके हाथों न जाने कितने ड्राइवरों के परिवार बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस बार मैं पहले से पूरी तैयारी करके आया था। आने से पहले ही मैंने बाकी पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, मैंने एक और भारी मालवाहक ट्रक भी बुला लिया था, जो मेरे गांव में प्रवेश करने के बाद शराब से भरा ट्रक लेकर मेरे पीछे पीछे आने वाला था। तो फिर धन्यवाद दादा, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। बूढ़ा बहुत फेमिलियर अंदाज में मेरे ट्रक पर चढ़ गया और चुपके से अपना फोन निकालकर एक मैसेज भेज दिया ताकि दूसरे लोग सड़क की तैयारी कर सकें। युवा, तुम जो यह मछली जैसी चीज लेकर जा रहे हो, ये कौन सी स्पीसीज है? इसके शरीर पर नीले नीले सर्कल्स भी हैं, हमने तो कभी नहीं देखे। दादा, यह इंपोर्टेड स्पीसीज है, राजधानी के बड़े होटल में ऑक्टोपस साशिमी बनाने के लिए स्पेशल ऑर्डर पर भेजी जा रही है। हम जैसे आम लोगों की तो इसे खाने की औकात ही कहाँ है। ओहो, तो यह छोटी सी चीज जरूर बहुत स्वादिष्ट होगी, तभी तो शहर के लोग इतने गोरे और साफ सुथरे दिखते हैं। किसे पता था कि वहाँ ऑक्टोपस भी कच्चा खाया जाता है। बूढ़े के दिमाग में पहले से ही यह तस्वीर घूमने लगी थी कि ट्रक पलटने के बाद माल को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा। वह इतना एक्साइटेड था कि उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ट्रक पर पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, खतरनाक उत्पाद इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। ट्रक जल्द ही गांव के अंदर पहुंच गया। तभी अचानक बूढ़े ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर जोर से कराहने लगा। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतार दो, मुझे टॉयलेट जाना है, बाद में मैं खुद वापस आ जाऊंगा। बूढ़े ने पहले ही गांव वालों से गांव के बीच में ट्रैप बिछवा रखे थे। अब वह नीचे उतरने की इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि ट्रक पलटने पर उठने वाली धूल और मलबा उस पर न आ जाए, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। बस गांव के बीच तक पहुंचने वाला हूं, वहीं मैं तुम्हें उतार दूंगा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। बूढ़ा तुरंत घबरा गया। अगर मैंने गाड़ी में ही कर दिया तो बहुत बदबू हो जाएगी, तुम्हें गाड़ी वॉश कराने वाला भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम बड़े ट्रक चलाने वालों ने क्या क्या नहीं देखा है। तुम्हारी सीट के नीचे टेम्पोरेरी टॉयलेट है, मैं भी अक्सर ट्रक में ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। मुझे गाड़ी रोकने दो, तुम आगे निकल गए हो, मेरा घर उस तरफ है, जल्दी मुझे नीचे उतारो। बूढ़ा और ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। उसने ट्रक में रखा हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह शीशे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये शीशा टूट क्यों नहीं रहा? यह कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ ग्लास है, मैंने अभी अभी लगवाया है, इसे दोबारा मत तोड़ना वरना नुकसान हो जाएगा। गांव पहुंचते ही मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, प्लीज मुझे जल्दी नीचे उतार दो। मैं अभी सिर्फ 79 साल का हूँ, मैंने अभी अपनी जिंदगी पूरी तरह जी भी नहीं है। तुम मुझे क्यों नहीं रोक रहे? दादा, चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, मैंने आगे लोगों से पहले ही कुछ तैयारी करवा रखी है। जब ट्रक पलटेगा तो हम दोनों मर जाएंगे। तुमने यह बात अब क्यों बताई? तभी अचानक ट्रक गांव वालों द्वारा जमा किए गए मिट्टी के एक बड़े ढेर से जा टकराया। ट्रक के आगे के पहिए हवा में उड़ गए और तैयार की गई कीलों पर जा गिरे। उसी पल ट्रक का कंट्रोल बिगड़ गया और वह बाईं तरफ झुकने लगा। मैंने स्टीयरिंग घुमाने और ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ट्रक सीधा बगल की दुकानों से जा टकराया। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर के सारे अंग अपनी जगह से हिल गए हों। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से इंपैक्ट रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वेस्ट पहन रखी थी, वरना इतनी जोरदार टक्कर में मैं उसी वक्त गंभीर रूप से घायल हो जाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो बूढ़ा आदमी पहले पैसेंजर सीट पर बैठा था, वह जोरदार झटके की वजह से सीधे सामने के विंडशील्ड से जा टकराया था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। जल्दी 120 पर कॉल करो। बूढ़े के हाथ में उसका अपना फोन था, लेकिन वह पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसे फोन में मौजूद अपने साथियों को भेजे गए मैसेजेस और बाकी एविडेंस को डिलीट करना था। लेकिन कंकर्शन की वजह से उसका सिर चकरा रहा था और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे फोन का डिलीट बटन भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन गिरा दिया। इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस है, मैं तुम्हें इसे डिलीट करने कैसे दे सकता हूँ? तभी अचानक मेरे कानों में तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगी। गांव का हर आदमी एक एक बैम्बू बास्केट लेकर दौड़ता हुआ आया और जमीन पर रेंग
रेंग रहे ऑक्टोपस को पागलों की तरह लूटने लगा। ये देखकर मैंने तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी हमें बचाओ, हमारी मदद करो और पुलिस को कॉल करो, वरना ये बूढ़ा। तभी एक बूढ़ी औरत ने अचानक मेरी बात काट दी। हम तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल क्यों करें? मेरे बूढ़े ने कहा है कि ये ऑक्टोपस तो बड़े अमीर लोग खाते हैं, बहुत फ्रेश और स्वादिष्ट होंगे। इस बार तो मैं इन्हें घर ले जाकर अच्छी तरह चखूंगी। आंटी, आप लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करो, हमें बचाओ। अरे बेटा, हम बूढ़ी औरतों को फोन चलाना कहाँ आता है, तुम खुद बाहर निकलकर रेंगते हुए आ जाओ। बहुत बढ़िया, अब हमें भी एक बार अमीर लोगों की चीज खाने को मिलेगी। इस बार तो हमारी किस्मत खुल गई। इन्हें शहर के लोगों को बेचेंगे और फिर हर घर में नया आलीशान मकान बना पाएंगे। इन लोगों को हम जैसे बाहर से आए लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ट्रक के नीचे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी दबी हुई थी। कुछ ही देर में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वहां जमा होने लगे। हर किसी के हाथ में एक एक बोरी थी। कुछ ही पलों में उन्होंने पूरे ट्रक में भरे सारे ऑक्टोपस लूट ली। तुम लोग इन्हें बिल्कुल मत लेना, ये ऑक्टोपस बेहद जहरीले हैं। अगर इन्हें सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया तो किसी की जान जा सकती है। ये हमारा हक है। मैंने सन दादा से सब सुन लिया है कि ये चीज कितनी अच्छी है। मैंने अभी तक असली ऑक्टोपस भी नहीं खाया है। तुम लोग इन्हें बिल्कुल मत खाना। ये कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं है। इन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात खत्म होते ही गांव के एंट्रेंस पर अचानक एक और भारी मालवाहक ट्रक आ गया। वह भी गांव के एंट्रेंस पर बिछी लोहे की कीलों के ऊपर चढ़ गया और पलट गया, जिससे पूरी सड़क पर सफेद शराब की बोतलें बिखर गईं। यह देखते ही ग्रामीणों ने तुरंत अपनी टोकरियां उठाई और फिर से उन पर टूट पड़े। मैंने मन ही मन कहा, आखिरकार यह भी आ गया, अब तो खूब पैसा बनेगा। शराब भी है और खाने का सामान भी, इस बार कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं जल्दी से ट्रक से बाहर निकला और लोगों के सामने पहुंचकर घबराते हुए चिल्लाया, इसे मत खाना, ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस हैं और इनमें बहुत जहरीला टॉक्सिन होता है। जल्दी इन्हें मुझे वापस करो। मुझे लगता है तुम बस इसलिए रोक रहे हो क्योंकि अगर हमने इन्हें खा लिया तो तुम्हें अपने माल का हिसाब देना पड़ेगा और पैसे भरने पड़ेंगे। ये सुनकर मैं तुरंत आगे बढ़ा और बैम्बू बास्केट में रखे ऑक्टोपस को छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुम अभी भी इसे छीनने की कोशिश कर रहे हो, संभल कर, कहीं मैं जमीन पर लेटकर तुमसे पैसे न ऐंठ लूं। किसने कहा कि ये ऑक्टोपस जहरीले हैं? देखने में तो कितने बढ़िया लग रहे हैं, तभी तो शहर के लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। दादा, आप लोग इन्हें बिल्कुल मत खाना और शराब भी मत पीना। इस ब्लू रिंग ऑक्टोपस में पहले से ही बहुत जहरीला टॉक्सिन होता है और ऊपर से अगर अल्कोहल भी शरीर में चला गया तो भगवान भी इलाज नहीं कर पाएगा। बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसी और बिना किसी डर के ऑक्टोपस और सफेद शराब दोनों अपने हाथ में उठा ली। तुम मुझे इतना कर्ज क्यों कर रहे हो? मुझसे झूठ बोलकर कह रहे हो कि इसमें जहर है? अभी मैं इसे खाकर दिखाता हूँ। इतना कहते ही बूढ़े ने बिना किसी हेजिटेशन के ऑक्टोपस को अपने मुंह में डाल लिया और उसके बाद एक घूंट शराब भी पी ली। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब भी झूठ बोलोगे? अगले ही पल बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से कांपने लगा। पूरा माहौल देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए और अपने हाथों में पकड़ी चीजें जमीन पर फेंक दी। तभी भीड़ में से अचानक एक बूढ़ी औरत भागती हुई आई और बूढ़े के पास जाकर उसके मुंह में एक गोली डाल दी। बूढ़ा घर से निकलते समय फिर अपनी मेडिसिन खाना भूल गया था। इससे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक इसे ऐसे दौरे न पड़ जाएं। बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। किसने कहा कि इस मछली में जहर है? ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो लगा था ये मुझे मार ही देगी। मैंने पहले ही कहा था कि इस मछली में जहर नहीं हो सकता। इसे मैं अपने बूढ़े के लिए घर ले जाऊंगी, शराब के साथ खाने के काम आएगी। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। अभी हुई टक्कर की वजह से मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा था और मुझे धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि मैं बेहोश हो गया। मेरा टास्क पूरा हो चुका था। अब आगे सब कुछ ली भाई पर डिपेंड करता था। ली भाई के माता पिता दोनों की मौत हो चुकी थी और वह अपने मामा की मदद से किसी तरह 18 साल की उम्र तक बड़ा हुआ था। लेकिन 3 साल पहले उसका मामा ट्रक लेकर चूशेंग गांव आया था और उसका ट्रक भी पलट गया था। ट्रक में मौजूद सारा माल ग्रामीणों ने लूट लिया था और उसका मामा तब से कोमा जैसी अवस्था में था। इतने सालों बाद आखिरकार हमें यह मौका मिला था। इतने लंबे समय तक इन लालची ग्रामीणों के साथ रहना बेकार नहीं गया था। पिछले 2 सालों से जब से मैं गांव का डेप्यूटी विलेज चीफ बना था, मैं लगातार चूशेंग गांव की सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स बनवा रहा था। मैंने हर स्ट्रीट लाइट में सर्वेलेंस कैमरास लगवा दिए थे। मेरा मकसद सिर्फ एक था, सबूत इकट्ठा करना और तुम जैसे इन घटिया लोगों को कानून के हवाले करना। ली भाई सर्वेलेंस फुटेज में उन ग्रामीणों को देख रहा था जो लूटे गए माल पर टूट पड़े थे। उसने उनके लालची चेहरों को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर लाउड स्पीकर से वार्निंग भी दी, सभी ग्रामीण कानून का पालन करें और माल की लूट न करें। जो लोग माल उठा चुके हैं वे उसका इस्तेमाल न करें और तुरंत वापस कर दें। इस तरह की रूटीन अनाउंसमेंट्स वह 1 साल से भी ज्यादा समय से करता आ रहा था, लेकिन हर बार उसकी बात का ग्रामीणों पर कोई असर नहीं होता था। लालच ने उनकी सोच पर पर्दा डाल दिया था और वे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सन आंटी भरपूर सुअर का मांस लेकर खुशी खुशी गाना गुनगुनाती हुई घर वापस लौटी। दरवाजा बंद देखकर उसने आदतन आवाज लगाई, बूढ़े दरवाजा खोलो। घर के अंदर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांति छा गई। कोई जवाब नहीं आया। ये बूढ़ा आखिर गया कहाँ? सिर्फ बड़े ट्रक को रास्ता दिखाने गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं फिर किसी के घर जाकर कार्ड्स तो नहीं खेलने बैठ गया? सन आंटी ने खुद ही दरवाजा खोला और खुशी खुशी लाए हुए सामान में से ऑक्टोपस निकालकर पानी के टैंक में डाल दिए। इन एक्सपेंसिव चीजों में से आधा बेचूंगी और आधा घर में रखूंगी। बाद में इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का बड़ा रेनोवेशन करवा लूंगी। चूशेंग गांव बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर था। वहाँ रेयरली मछली देखने को मिलती थी, ऑक्टोपस तो दूर की बात थी। रात में जब सन आंटी खाना बना रही थी तो उसने 2 ऑक्टोपस काटे, लेकिन उन्हें काटने के बाद उसने देखा कि उसकी उंगली की स्किन कट गई थी और उसमें हल्का हल्का खून और नीला पड़ता हुआ निशान दिखाई दे रहा था। समुद्र से आया ये माल ही असली पैसा है। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया और इसने मुझे ही काट लिया। सन आंटी ने अपनी उंगली को देखा और फिर सीधे किचन में जाकर ऑक्टोपस को बिना ज्यादा सोचे एक साथ बर्तन में डालकर पकाने लगी। बर्तन में उबलते
हुए ऑक्टोपस को देखकर वह सोचने लगी, ये चीज इतनी महंगी है, आज रात मेरे पोते को खूब खिलाऊंगी। बच्चे अभी ग्रोथ की एज में हैं, उन्हें अच्छी तरह न्यूट्रिशन देना चाहिए। जब डिनर टेबल पर खाना लगाया गया तो सन आंटी के बेटे ने मेज पर रखे स्वादिष्ट दिखने वाले स्ट्यू किए हुए ऑक्टोपस को देखकर तुरंत एक बाइट लिया। अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, माँ तुमने कौन सी मछली बनाई है, इसका टेस्ट इतना फ्रेश है, मुझे क्या पता आज फिर एक बड़ा ट्रक पलट गया था। ये सब तुम्हारे पिता का लाया हुआ माल है, कैसा है, टेस्टी है ना। सन आंटी का बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था और उसका मुख्य सब्जेक्ट एनिमल साइंस था। वह शक के साथ किचन में गया और पानी के टैंक में झांकर देखा। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। ये तो ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इसे प्रोसेस करना भी आता है। इसमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैंने इसे काटा और सीधा बर्तन में डालकर पका दिया। ये सुनते ही सन आंटी का बेटा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। माँ, इसे अगर सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया तो इसमें बहुत जहरीला टॉक्सिन होता है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। सन आंटी को अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना सीरियस है। वह तुरंत बाहर भागी और एक गाड़ी बुलाकर अपने बेटे को प्रोविंशियल हॉस्पिटल ले जाने की सोचने लगी। झांगमेंग में, क्या तुम घर पर हो? मेरे बेटे ने वह मछली खा ली और उसे पॉइजनिंग हो गई है, जल्दी गाड़ी निकालो और मेरे बेटे को प्रोविंशियल हॉस्पिटल ले चलो। सन आंटी अंदर गई तो उसने देखा कि झांगमेंग की डाइनिंग टेबल पर भी एक बड़ा और मोटा ऑक्टोपस रखा हुआ था। तुम जिस मछली की बात कर रही हो, कहीं वो यही तो नहीं है? तभी सन आंटी ने ध्यान दिया कि झांगमेंग का चेहरा सिर्फ सफेद ही नहीं पड़ गया था, बल्कि उसके होंठ भी टॉक्सिन की वजह से सूज चुके थे। गया काम से, यही वही मछली है। क्या पूरे गांव ने यह जहरीली मछली खा ली है? जल्दी 120 पर कॉल करो। 120, पूरे गांव ने गलती से जहरीली मछली खा ली है, शायद पूरे गांव में पॉइजनिंग हो गई है, जल्दी आकर हमें बचाओ। लेकिन 120 इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, क्योंकि ग्रामीणों ने बड़े ट्रक को पूरी तरह लूटने के लिए रास्ते में पहले से ही पत्थर और पेड़ों की डालियां बिछा रखी थी, ताकि पुलिस कार्स और 120 की एम्बुलेंस को गांव में पहुंचने में देर हो। और अब वही ट्रैप उल्टा उन्हीं पर पड़ चुका था। सच में यह उनके कर्मों का फल था। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। सन आंटी की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन अपने घमंडी और दबंग व्यवहार की वजह से गांव में कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उस रात चूशेंग गांव में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पूरे गांव में उल्टियां करने और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहीं। कई पुलिस कार्स और एम्बुलेंसेज गांव में पहुंच चुकी थीं, और जब मुझे होश आया तब अगली सुबह हो चुकी थी। तुम्हें सिर्फ हल्की चोट लगी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भाई को भी बुरी हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके सिर के अंदर ब्लीडिंग हुई थी और दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर्स हो गए थे। अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। बाहर मौजूद इन ग्रामीणों की हालत और भी खराब थी। न जाने कहां से लाए गए ऑक्टोपस को खाने के बाद कुछ लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें होश तक नहीं रहा और पूरा शरीर कांपने लगा, जबकि गंभीर मामलों में उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। कई लोग तो सीधे ही मर गए। यह अब तक का सबसे बड़ा फूड सेफ्टी इंसिडेंट था जिसे मैंने देखा था। इस समय कई सरकारी डिपार्टमेंट्स इस घटना की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जल्द ही अलग अलग जर्नलिस्ट और मीडिया वालों को भी इस खबर की स्मेल मिल गई और वे एक साथ चूशेंग गांव पहुंच गए। उन्होंने अपने कैमरास और माइक्रोफोन्स गांव के सभी ऑफिशियल्स की तरफ कर दिए। अब जल्दी से किसी को भेजकर उस बड़े ट्रक के पलटने के सबूत मिटवाने होंगे। साथ ही इन जर्नलिस्ट को भी संभालने के लिए किसी को ढूंढना होगा। आखिर करें तो करें क्या? गांव का मुखिया अपना दिमाग लगाता रहा, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन नहीं सूझा। तभी अचानक गांव के अंदर भयंकर आग की लपटें उठने लगी। पता नहीं किसने इतनी बड़ी आग लगा दी थी। ग्रामीण पहले से ही कमजोर हालत में थे और ऊपर से इस आग ने स्थिति और खराब कर दी, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए। हे भगवान, हे धरती माता, आखिर कौन सी फरिश्ता जैसी बहन ने मेरी तरफ से यह बदला लिया है? ऑक्टोपस और शराब को एक साथ जलाने का आइडिया तो सेटन भी नहीं सोच सकता था। ये सोचकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और एक पुलिस ऑफिसर मेरे सामने आ गया। नमस्ते, हमें आपसे रूटीन स्टेटमेंट लेनी है। आप लोग पूछिए, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि आपको ओरिजिनली ये रूट लेना ही नहीं था। फिर घटना के समय आपने अचानक रूट क्यों बदल दिया? क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया था? यह सब पैसेंजर सीट पर बैठे उस दादा की वजह से हुआ। उसने कहा था कि हाईवे बंद है और इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसने मुझसे यह भी कहा था कि रास्ते में उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वैसे क्या आपको मेरा फोन मिला? मुझे अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड करने की आदत है, इसलिए दादा के ट्रक में बैठते ही मैंने अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन कर दिया था। घटना के दौरान जो कुछ हुआ सब उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। आपका फोन हमें मिल गया है। उसका बाहरी कवर थोड़ा डैमेज हुआ है और उसमें कुछ पानी भी चला गया था। हमारी टेक्निकल टीम उसके अंदर का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे गलत समझें और दादा को छोड़ दें। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किसी भी सस्पेक्ट को नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको उस दादा का फोन मिला? तभी मुझे याद आया कि वह बूढ़ा आदमी ट्रक में बैठने के बाद से लगातार अपने फोन के साथ कुछ न कुछ कर रहा था, जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। यही इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी। हमारे लोगों ने अभी फोन किया है। उन्होंने बताया कि दादा के फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिन्हें वह घटना के बाद डिलीट नहीं करवाया था। उन मैसेजेस में उसने किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारा व्हीकल नंबर बताया था और यह भी बताया था कि तुम्हारा ट्रक इस समय चूशेंग गांव से गुजरेगा। उसने उन्हें उस रूट पर कीलें बिछाने और रास्ते में ट्रैप तैयार करने के लिए कहा था। इसलिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर कराया गया रोड एक्सीडेंट था। हमारी टेक्निकल टीम अभी दादा के फोन का पूरा डेटा रिकवर कर रही है। हमें उम्मीद है कि आगे और भी एविडेंस मिलेगा। अगले ही पल ऑफिसर का फोन बज उठा। टेक्निकल रिकवरी के बाद हमें पता चला है कि यह दादा का पहला क्राइम नहीं था। वह अकेले काम नहीं करता था, बल्कि एक पूरे गैंग का हिस्सा था और कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। उनके कारण मरने वाले बड़े ट्रक ड्राइवर्स की संख्या गिनना भी मुश्किल है और इस पूरे क्राइम में शामिल
शामिल सस्पेक्ट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इतने लंबे समय से चल रहा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। मुझे लगा कि उनके पास अब बहुत सारे एविडेंस होंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर डरने का नाटक करते हुए पूछा, तो क्या दादा की मौत की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी? अगर यह साबित हो जाता है कि दादा ही इस एक्सीडेंट की साजिश का मेन कल्प्रिट था, तो तुम निर्दोष हो, बल्कि तुम उसके खिलाफ इंटेंशनल मर्डर की कोशिश का केस भी कर सकते हो। लेकिन अभी बहुत सारे ग्रामीणों ने ऑक्टोपस खाकर पॉइजनिंग का सामना किया है। एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते तुम्हारी तरफ से प्रॉपर सुपरविजन न करने की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी धीरे धीरे तय करनी होगी। कॉम्पेंसेशन की अमाउंट काफी बड़ी हो सकती है। मैंने उन्हें कई बार कहा था कि इन्हें मत उठाओ, लेकिन वे जबरदस्ती इन्हें घर ले जाकर खाने लगे। अब इसे मेरी बैड लक ही समझिए। गरीब और पिछड़े इलाके में बुरे लोग पैदा होते हैं वाली बात शायद सच ही है। तुम बेहोश थे, फिर भी तुम्हें याद है कि तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। बेहोश होने से पहले मैंने उन्हें एक से ज्यादा बार बताया था कि इसे बिल्कुल मत खाना, क्योंकि अगर ऑक्टोपस को सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया तो इसमें डेडली पॉइजन होता है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे याद है कि घटना वाली जगह पर सर्वेलेंस कैमरास भी लगे हुए थे, शायद उससे यह साबित हो सकता है। हमने कल रात की सर्वेलेंस फुटेज निकाल ली है, लेकिन कैमरास में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। उसमें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि ग्रामीण शराब पी रहे थे और तुम्हारा फोन फेंकर तुम्हें पुलिस को कॉल करने से रोक रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने मजबूरी में साई किया। उन्हें मेरी तरफ से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए वे फिलहाल वहां से चले गए। लेकिन मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिला था कि मेरे होश में आने की खबर सुनते ही गांव के कुछ बेशर्म ग्रामीण मेरे हॉस्पिटल रूम के बाहर आ पहुंचे और गुस्से में दरवाजा पीटने लगे। तुम लोगों का पैसा और जान दोनों लेने वाले मर्डरर हो। मैं तुम्हें अपने बूढ़े की जान की कीमत चुकवाऊंगी। मेरे बेटे ने तुम्हारे ट्रक की मछली खाई और अब उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तुम्हें मेरे बेटे को इसका जवाब देना होगा। तुम सोचते हो कि अंदर छिपकर और आवाज न देकर बच जाओगे। मुझे पता है कि तुम अंदर हो। उनकी बातें सुनकर मैं हल्का सा हंसा। तुम लोग जितना चाहो मुझे गालियां दो, असली बड़ा ड्रामा तो अभी बाकी है। जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, चूशेंग गांव के ग्रामीणों द्वारा जानबूझकर लोगों की हत्या करवाने, एक्सीडेंट्स कराने और सालों से ट्रक्स का माल लूटने की बातें सामने आने लगी। इस गांव और यहाँ के ग्रामीणों में से हर किसी पर अपराधियों का ठप्पा लग गया और आखिरकार उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी तय हो गई। जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, पहले ऐसे ही ट्रक एक्सीडेंट्स का शिकार हुए और भी कई ड्राइवर्स और विक्टिम्स के परिवार सामने आने लगे और इंसाफ की मांग करने लगे। इस गांव के लोगों ने इंसानी जानों को कभी महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर को बड़ा बनाने के लिए जानबूझकर ट्रैप्स लगाए। ये मेरे बेटे का बड़ा ट्रक था जो उनके ट्रैप में फंसकर एक्सीडेंट का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। इन लोगों के लिए इंसानी जिंदगी सिर्फ एक मजाक थी। ये विक्टिम्स के खून से कमाए पैसे खा रहे थे। ये फ्रंट लाइन रिपोर्टर आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा है। विक्टिम्स की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण चूशेंग गांव के ग्रामीणों के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन शुरू की जाएगी। केस ऑफिशियली दर्ज होने के बाद कई ग्रामीण चूशेंग गांव से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन सभी को कानून के अनुसार पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब घटना को 10 दिन बीत चुके थे। चूशेंग गांव के लगभग सभी ग्रामीण डिटेंशन सेंटर में बंद थे, लेकिन एक व्यक्ति इसका एक्सेप्शन था और वह था चूशेंग गांव का डेप्यूटी विलेज चीफ लीचिंग। खबरों के अनुसार वह बाहर से आया हुआ व्यक्ति था और उसने इनमें से किसी भी क्राइम में हिस्सा नहीं लिया था। हर घटना के समय उसने कैमरास के जरिए उनके क्राइम्स का एविडेंस रिकॉर्ड किया था, इसलिए वह विसल ब्लोअर और केस में महत्वपूर्ण मदद करने वाला व्यक्ति माना गया। मैं अपने फोन पर यह न्यूज देखते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर से भी सस्पिशन पूरी तरह हट चुका है, तभी पुलिस एक बार फिर मेरे पास आ गई। लेकिन इस बार वे मुझे सीधे पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में ले गए। किसी ने तुम्हें कई विक्टिम्स के परिवारों के साथ मिलते हुए देखा है। हमारे पास यह मानने की वजह है कि इस पूरे केस की प्लानिंग तुम लोगों ने मिलकर की थी। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनका सच सच जवाब देना होगा। सबसे पहले, क्या तुम ली छिंग को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। मैं एक और विक्टिम के परिवार के सदस्य का दोस्त हूँ। हम जब साथ गए थे तभी संयोग से ली साहब भी वहाँ मौजूद थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुछ साल पहले तुम्हारे पिता की मौत भी एक ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी और वह भी चूशेंग गांव में ही हुई थी। इसलिए मैं यह अंदाजा लगाने की हिम्मत कर रहा हूँ कि इस बार तुम्हारा ट्रक एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम लोगों ने मिलकर बदला लेने की प्लानिंग की थी। झांग यी और जीव सिर्फ तुम्हारे हाथों में इस्तेमाल होने वाले हथियार थे। क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है? वह मेरी इमोशनल स्टेट को टारगेट करके मेरी साइकोलॉजिकल डिफेंस तोड़ना चाहता था। सोच भी मत, तुमने खुद कहा है कि यह सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। ऑफिसर, अगर आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है तो अभी आपने जो कहा है उसके लिए मैं आप पर डेफेमेशन का केस कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एविडेंस नहीं है? अगर आपके पास एविडेंस होता तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। मुझे पहले से पता था कि हर चीज का कोई ना कोई ट्रेस जरूर छूटा है, इसलिए कौन सा एक्सप्रेशन देना है और किस सवाल का क्या जवाब देना है मैं अपने मन में हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका था और इस तरह बिना किसी लूप होल के जवाब देने की तैयारी कर ली थी। अभी सारे एविडेंस तुम्हारे फेवर में है। हर चीज यही साबित कर रही है कि इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था और ये सब उस बूढ़े की अपनी बनाई हुई प्लानिंग थी जिसमें आखिरकार वही फंस गया। लेकिन तुम्हारी बदली हुई ट्रक विंडो, पहले से पहनी हुई प्रोटेक्टिव वेस्ट और एक्सीडेंट से पहले गांव में अचानक सर्वेलेंस कैमरास लग जाना, जब इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ जुड़ जाएं तो यह कोइंसिडेंस नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम लगता है। तो आप जितनी चाहे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर सच में मेरे खिलाफ कुछ साबित हो गया और मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ हर दिन रोती थी और मैं भी रोज नाइटमेयर्स देखता था। पूरी रात सो नहीं पाता था और मुझे सीवियर डिप्रेशन हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद से मुझे नाइटमेयर्स भी नहीं आते और मैं अब आराम से सो पाता हूँ। आगे जब मैं मरने के बाद अपने पिता से मिलूंगा तो कम से कम उनसे नजरें मिलाने
लायक तो रहूंगा। मेरा कॉन्शियंस साफ है। क्रिमिनल को पनिशमेंट देना जज का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अपने किए हुए हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर इतने सालों तक वे लोग खुलेआम कैसे घूमते रहे? ऑफिसर, क्या आपने उन बदमाश ग्रामीणों के अगली चेहरे देखे हैं? क्या आपने किसी पिता को खोने वाले परिवार की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी हैं? क्या आप उस हेल्पलेसनेस को समझते हैं जब आप अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखते हैं? अगर वे मर गए हैं तो मैं भगवान का शुक्रिया ही मानूंगा। अगर आप सच में मेरे खिलाफ कुछ साबित कर लेते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर सिर नीचे कर लिया और आखिरकार कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह मुड़ा और इंटेरोगेशन रूम से बाहर चला गया। मैंने इतने सालों तक इस मोमेंट की प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब असल में इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ा तब इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और मैं लगभग एक्सपोज होते होते बचा। 2 महीने बाद इस बड़े और दूर तक फैले हुए केस का आखिरकार फैसला हो गया। अब इस अदालत में सेकंड अपील का फैसला सुनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन और हियरिंग के बाद यह साबित हुआ कि लोअर कोर्ट का यह फैसला सही था कि ली छिंग की सन नामक व्यक्ति की मौत और ग्रामीणों की पॉइजनिंग वाली घटना में कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फैक्ट्स पूरी तरह क्लियर हैं। सेकंड हियरिंग के दौरान विटनेस वांग और 20 अन्य ट्रक ड्राइवर्स कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने डैश कैम फुटेज, माल के नुकसान की लिस्ट और अन्य एविडेंस जमा किए। इन सबूतों से साबित हुआ कि चूशेंग गांव के ग्रामीण लंबे समय से गांव के एंट्रेंस वाले रास्ते पर लोहे की कीलें बिछाते थे, गड्ढे और ट्रैप्स बनाते थे और पलटे हुए ट्रक्स के माल को भीड़ बनाकर लूटते थे। उनके इन कृत्यों ने सामूहिक रूप से माल लूटने, पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने और इंटेंशनल होमिसाइड जैसे क्राइम्स का रूप ले लिया है। एविडेंस पूरी तरह पर्याप्त है, इसलिए मुख्य आरोपी झांग और अन्य लोगों को 15 साल की इम्प्रिजनमेंट, सन और अन्य 13 लोगों को 12 साल की इम्प्रिजनमेंट और बाकी आरोपियों को 7 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। यह फैसला फाइनल जजमेंट है और घोषणा के दिन से प्रभावी होगा। अगर किसी पक्ष को इस जजमेंट से आपत्ति है तो जजमेंट मिलने के अगले दिन से 10 दिनों के अंदर इस अदालत के माध्यम से या सीधे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में अपील या पिटीशन दाखिल कर सकता है। पिटीशन की अवधि के दौरान भी इस जजमेंट की एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी। जैसे ही मैंने फैसला सुना, मेरा और ली छिंग का दिल आखिरकार शांत हो गया। मैंने चूशेंग गांव की अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया और अब किसी दूसरी जगह काम करने की तैयारी कर रहा था। अब आगे क्या करने का प्लान है? फिर से ट्रक चलाने का। अगर दोबारा उसी रूट से जाना पड़े तो चिंता मत करो, अब वहाँ कोई रास्ता रोकर माल लूटने नहीं आएगा। भविष्य में मैं जरूर ट्रक चलाऊंगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अब इस शांत हो चुके चूशेंग गांव में कोई ऐसी चीज बची है या नहीं जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा हो। और मैं आने वाले दूसरे ट्रक ड्राइवर भाइयों को भी यह बताना चाहता हूँ कि इंसाफ हमेशा कहीं न कहीं मौजूद होता है। अंधेरे से भरी जगह में भी कभी न कभी रोशनी जरूर पहुंचती है। चूशेंग गांव के सारे क्राइम्स को जड़ से खत्म कर दिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस शहर में कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकलेंगे और शहर की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हर इंसान को अंधेरे में ढक सकें। लेकिन मैं शहर की वह रोशनी बनना चाहता हूँ जो इस शहर के हर अंधेरे कोने को रोशन कर सके।